जब से आसाराम बापू और नारायण साईं जेल गए हैं, तब से बाप बेटे के खिलाफ खड़े कई गवाह धमकियां मिलने की शिकायत कर चुके हैं। फिर चाहे वो जोधपुर के एकांतवास की पीड़ित लड़की के घर वाले हों या सूरत बलात्कार की शिकार महिला का पति, इन सभी ने पुलिस से धमकियां मिलने की बात कही थी, जबकि अमृत प्रजापति तो कई बार ये बात कह चुके थे। अमृत भाई गुलाबचंद प्रजापति, इस नाम को पहली बार सुर्खियां उस वक्त मिली जब अमृत प्रजापति ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ मोर्चा खोला था। क्योंकि ये जो अफीम के जो आदी हो गए हैं तो उनको अफीम के बिना चैन नहीं पड़ता होगा। कि जो महिला आश्रम है वो वास्तव में महिला आश्रम बोलना वो गलत है, वो आसाराम की रखातों का अड्डा है। 15 साल पहले अमृत प्रजापति ने आसाराम के खिलाफ पहली बार अपना मुंह खोला था और ये वही वक्त था जब आसाराम के साथ प्रजापति ने अपना 12 साल पुराना साथ भी छोड़ दिया था। आसाराम से प्रभावित होकर 1989 में पहली बार अमृत प्रजापति उनके संपर्क में आए और अहमदाबाद के मोटेरा वाले आश्रम में रहने लगे। आश्रम में आसाराम उन्हें वैद्यराज कहकर बुलाते थे। आश्रम में अमृत प्रजापति न सिर्फ आसाराम का इलाज करते बल्कि आयुर्वेद का उनका सारा कारोबार भी अमृत प्रजापति की देखरेख में ही चलता था। 1992 में अमृत प्रजापति के सामने आसाराम की असलियत खुली जब उन्होंने बापू को एक महिला के साथ देखा। इस घटना के बाद भी वो खामोश रहे, लेकिन अगले 4 सालों तक आश्रम में होने वाली अश्लील हरकतों ने अमृत प्रजापति की बर्दाश्त की हद खत्म कर दी और आखिरकार 1996 में वो आसाराम से अलग हो गए और अपना दवाखाना खोल लिया। लेकिन 2008 में अहमदाबाद गुरुकुल में 2 भाइयों की मौत का मामला सामने आते ही अमृत प्रजापति भी खुलकर सामने आ गए। ये पहला मौका था जब आसाराम की हकीकत सामने आने पर भी कोई उस पर यकीन करने को राजी नहीं था। अमृत प्रजापति ने ही ये बात भी उजागर की थी कि आश्रम में नारायण साईं की देखरेख में काला जादू चलाया जाता है। अमृत लगातार पुलिस और जांच कमीशन के सामने आसाराम के खिलाफ गवाही देते रहे, जिससे वो आसाराम के करीबियों के निशाने पर आ गए और उन पर 8 बार कातिलाना हमला भी हुआ। आसाराम के जेल जाने के बाद जोधपुर में एक बच्ची ने जब बापू पर यौन शोषण का आरोप लगाया तो अमृत प्रजापति ने बड़ा खुलासा किया और पंचम बटी का राज खोला। यही पहली बार जमाने को पता चला कि आसाराम को अफीम की लत है। इतना ही नहीं, अमृत प्रजापति ने आसाराम के सेक्स वर्धक गोली के सेवन का राज भी उजागर कर दिया और उसके बाद जोधपुर, सूरत और अहमदाबाद यानी हर उस जगह जाकर गवाही दी जहां आसाराम के खिलाफ यौन शोषण या बलात्कार के केस दर्ज हुए। आसाराम के खिलाफ गवाही दे रहे प्रजापति को खामोश रहने के लिए पिछले काफी समय से धमकियां मिल रही थी। इस बात का जिक्र वो कई बार कर चुके थे, यहाँ तक कि गोली लगने के बाद भी उन्होंने पुलिस को हमलावरों के नाम और फोन नंबर तक दिए थे, मगर पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। राजकोट बी डिवीजन के इस केस में जिसकी तपास डीसीबी के पुलिस सब इंस्पेक्टर निनामा कर रहे हैं, 302 का एडिशन किया जाएगा और अभी जो सूरत के केस में जो कुछ आरोपी हैं जिनको पकड़ना अभी बाकी है, उसकी शोधखोल हम लोग कर रहे हैं। अब जाहिर है प्रजापति की मौत के बाद कातिल और कत्ल की वजहों को लेकर तमाम सवाल उठेंगे, जिनका जवाब राजकोट पुलिस को देना है, क्योंकि ये मामला एक आम कत्ल का नहीं है बल्कि एक अहम गवाह के कत्ल का ये मामला है। शक नहीं है मुझे, हमें सबको पता है, अकेली मुझे नहीं, पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड को पता है कि वो आसाराम ने उन पे गोली लगवाई अपने गुंडों द्वारा। पर मुझे ये भी पता है कि भारत की सरकार, भारत की पुलिस को किसी को कुछ करना नहीं है, फिर भी यही डिमांड करूंगी कि सीबीआई तपास की जाए। आसाराम पर लगे यौन शोषण के आरोप में अमृत प्रजापति सबसे अहम गवाह थे। इतना ही नहीं, अमृत प्रजापति की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वैसे में सवाल ये खड़ा होता है कि किसे अमृत प्रजापति की मौत से फायदा हो सकता है और किसने अमृत प्रजापति पर गोली चलाई। अमृत प्रजापति यूं तो आसाराम और नारायण साईं के कई पापों के गवाह हैं, मगर खास तौर पर 3 केस में उनकी गवाही सबसे अहम है। सूरत की 2 बहनों के साथ रेप का मामला,
इन दो बहनों में से एक के साथ अहमदाबाद में रेप का मामला और जोधपुर के एकांतवास में यौन शोषण का मामला। इन मामलों के सिलसिले में प्रजापति न सिर्फ अहम गवाह हैं, बल्कि 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करा चुके थे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ तेजस, राजकोट, आज तक। आसाराम बापू हमेशा यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं लेते थे और न सिर्फ खुद लेते थे, बल्कि अपने करीब आने वाली लड़कियों को भी ये दवाएं धोखे से देते थे। यह खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि उन्हीं अमृत प्रजापति ने पिछले साल किया था। प्रजापति का दावा था कि वो अपने हाथों से ये दवा आसाराम को दिया करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि आसाराम अपने ही वैद्य से सालों साल यौन शक्ति बढ़ाने की दवाएं लेते रहे हैं? लेकिन सवाल यह है कि एक संत जिसका ज्यादातर वक्त भजन पूजन और लोगों को आध्यात्म की अहमियत समझाते हुए गुजरता है, वो भला यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाओं का क्या करता होगा? प्रजापति की माने तो आसाराम के साथ काम करने के अपने शुरुआती दिनों में उन्हें आसाराम की इस असलियत के बारे में पता नहीं था। लेकिन एक रोज जब उन्होंने आसाराम को अपनी ध्यान की कुटिया में एक लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हुए देखा, तो फिर उनकी आंखें खुल गईं। उनका आसाराम से मोह भंग हो गया। लेकिन ये प्रजापति की आंखों के सामने आसाराम की रंगरलियों का पहला और इकलौता मामला नहीं था, बल्कि इसके बाद भी उन्होंने अलग अलग वक्त पर अलग अलग लड़कियों के साथ आसाराम को कई बार आपत्तिजनक हालत में देखा और आखिरकार उन्होंने आसाराम से दूरी बनाना ही ठीक समझा। 4 साल पहले भी कहा था कि इस प्रकार की ये जो दुष्प्रवृत्ति है, दुष्कर्म है लड़कियों के साथ, वो पहले से ही हो रहा है उनके, और वो सहज है वहाँ पे, उसको वहाँ पर गुनाह नहीं गिना जाता है। और तो और आसाराम अफीम का सेवन भी खूब करते थे। रतलाम से करीब 17 किलोमीटर दूर आसाराम के पंचेड़ आश्रम में अफीम की खेती होती थी और वहां से आसाराम हमेशा अपने लिए अफीम की खेप मंगवाते। लेकिन दुनिया की नजरों से बचने को आसाराम ने अफीम के लिए एक नया कोडवर्ड पंचेड़ बूटी तय कर रखा था। 1989 से 2005 तक आसाराम के आश्रम में काम कर चुके प्रजापति का तो यहां तक कहना है कि आसाराम न सिर्फ खुद यौन शक्तिवर्धक दवाओं का इस्तेमाल करता, बल्कि वो जिन लड़कियों के करीब जाता उन्हें भी ऐसी दवाएं खिलाया करता। और ये दवाएं अक्सर लड़कियों को दूध में मिलाकर दी जाती थी। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि जिस लड़की ने आसाराम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, उस लड़की ने भी कथित तौर पर ज्यादती से पहले आसाराम के आश्रम में उसे दूध पिलाए जाने की बात कही है। वैसे प्रजापति के इन इल्जामों की तस्दीक होनी तो फिलहाल बाकी है, लेकिन अगर आसाराम के पुराने राजदार की ये बातें सही हैं, तो यकीनन शर्मनाक हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ वशिष्ठ शुक्ल, वडोदरा, आज तक।